हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 के अध्याय 14 एक कहानी यह भी कि अभ्यास प्रश्नोत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 13 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 14 के अभ्यास प्रश्नों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा, यह आपको बताना है। तो आप सबने अध्याय पढ़ा होगा। तो लेखिका के जीवन पर मुख्य रूप से दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा था, एक उनके पिताजी का और एक उनकी शिक्षिका थी जो शीला अग्रवाल। इन दो व्यक्तियों का उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो बात करते हैं सबसे पहले पिताजी का प्रभाव कि लेखिका के ऊपर पिताजी का क्या प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से क्या हो गई, ग्रसित हो गई। हीन भावना का मतलब वो अपने आप को नीचा मानने लगी, यानी उनकी पिताजी के जो विचार थे वो आपस में नहीं मिलते थे। ठीक है। इसके अलावा इसी के परिणाम स्वरूप यानी पिताजी के साथ ऐसे व्यवहार की वजह से वो अपने आप को तुच्छ हीन मानने लगी, यानी कि अपने आप को कमजोर मानने लगी। और इसी भावना के परिणाम स्वरूप उनके आत्मविश्वास में भी क्या हो गई, कमी हो गई। ये पहला प्रभाव। लेकिन दूसरा प्रभाव और क्या था कि पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का निर्माण भी हुआ था। कि भले ही उनमें हीन भावना उत्पन्न हुई हो या उनके आत्मविश्वास में कमी हुई हो, लेकिन पिताजी की वजह से उनमें देशभक्ति की जो भावना है वो कहीं न कहीं जगी थी। तो ये था पिताजी का प्रभाव। अब बात करते हैं उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल का लेखिका पर प्रभाव। तो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया। सबसे गहरा प्रभाव किनका पड़ा, उनके शिक्षिका का। इन्होंने पिताजी के द्वारा जिस व्यवहार के कारण उनका आत्मविश्वास कम हुआ था, उस आत्मविश्वास को पुनः लौटाने में किसने योगदान दिया, उनकी शिक्षिका ने। साथ ही उन्होंने देश प्रेम की जो भावना है उसको और ज्यादा क्या किया, लेखिका के अंदर उत्पन्न किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। और इन्हीं आत्मविश्वास और इन्हीं देश प्रेम की भावना के परिणाम स्वरूप फिर लेखिका खुले मन से निडर होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दिया गया है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। यानी इस अध्याय में लेखिका के जो पिता है, इन्होंने रसोई घर को बटियार खाना कहा है। क्या कहा है, बटियार खाना। क्यों कहा है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा दोनों ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी लेखिका के पिता की सोच ऐसी थी कि अगर लड़कियां रसोई के काम में या खाना बनाने के काम में लग जाती है तो फिर लड़कियों की क्षमता और उनकी प्रतिभा दोनों ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वे पकाने और खाने तक ही सीमित रह जाती है। और उनके विचार में क्या था कि ऐसा करने से जो लड़कियां हैं वो केवल खाना पकाने और खाने तक ही सीमित हो जाती है और अपनी सही प्रतिभा का वो उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही लेखिका के जो पिता है, इन्होंने रसोई को क्या कहा है, बटियार खाना कहकर संबोधित किया है। ठीक। उनके विचार के अनुसार क्या था कि जो रसोई है वो लड़कियों की प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह है। ठीक है। इस कारण उन्होंने रसोई घर को क्या कहा है, बटियार खाना कहकर संबोधित किया है। आगे प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिया गया है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। यानी लेखिका के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसका उसकी अपनी आंखों और कानों के द्वारा विश्वास नहीं हो पा रहा था। देखिए, तो एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का क्या आया, पत्र आया। लेखिका के घर पर कॉलेज से प्रिंसिपल सर का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले। क्या पत्र आया कि लेखिका के पिताजी कॉलेज में आकर मिले और बताया कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। यानी जिस तरह से लेखिका
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी, जगह जगह नारेबाजी करती थी, गोष्ठियां करती थी। तो कॉलेज से ऐसा पत्र आया कि लेखिका के पिताजी कॉलेज में आकर मिले और इन लेखिका के खिलाफ कोई न कोई जो अनुशासनहीनता की जा रही है उसके खिलाफ क्या की जाए, कार्रवाई की जाए। तो पत्र पढ़कर जो पिताजी है वो गुस्से से भरनाते हुए कहाँ चले गए, कॉलेज गए। इससे लेखिका क्या होगी, बहुत ज्यादा भयभीत या डर गई। लेखिका ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण कॉलेज वालों ने आज उसके पिताजी को बुला दिया। परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन जब उन्होंने जाकर कॉलेज में बात की और उन्हें पता लगा कि भाई समस्या क्या है, तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कोई शिकायत नहीं की। ठीक है, अपनी बेटी से आकर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। पिताजी के व्यवहार में इस परिवर्तन को देखकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर। क्यों? क्योंकि पिताजी गए तो थे इतने गुस्से में कॉलेज। लेखिका ने सोचा कुछ न कुछ बुरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब पिताजी घर पर आए तो उनका व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित था। तो ऐसा देखकर लेखिका को न तो अपनी कानों पर विश्वास हुआ, न ही अपनी आंखों पर। अगला प्रश्न, लेखिका लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। यानी लेखिका और उसके पिता के बीच विचारों को लेकर टकराहट होती रहती थी। तो वे कौन से ऐसे विचार थे जिनकी वजह से लेखिका और उसके पिता के बीच में टकराहट होती रहती थी, वो आपको बताना है। तो देखिए, लेखिका की अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी, यानी विचारों को लेकर टकराहट हुआ करती थी। वो कौन कौन सी थी? देखिए, पहली, लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, यानी वो स्त्री शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही क्या रखना चाहते थे, सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका क्या थी? लेखिका खुले विचारों वाली महिला थी। तो पहली, इस सोच के आधार पर या इन विचार के आधार पर इन दोनों के बीच में आपस में टकरार होती रहती थी। दूसरा कारण क्या था? लेखिका के पिता, जो लेखिका के पिता है, वो लड़की की शादी जल्दी कराने के पक्ष में थे। वो क्या चाहते थे कि लड़कियों की शादी समय पर हो जाए। लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षा को पूर्ण करना चाहती थी। लेकिन लेखिका है वो कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी और अपने जीवन की जो भी उसकी इच्छा या आकांक्षाएं थी उनको पूरा करना चाहती थी। तीसरा, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उसके पिताजी को कतई पसंद नहीं था। ठीक। चौथी बात, लेखिका का पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को देखकर लेखिका क्या समझती थी? उसे अनुचित समझती थी। अगली बात क्या थी कि बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उसके जो पिताजी का मन है वो उनकी तरफ से क्या रहता था? उदासीन रहा करता था। तो ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से पिताजी और लेखिका के बीच विचारों को लेकर क्या रहती थी? टकराहट या मन मुटाव होता रहता था। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखिए, दिया गया है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जो लेखिका है उसका योगदान किस प्रकार रहा था या इन्होंने अपनी भूमिका किस प्रकार अदा की थी। तो देखिए, इसका उत्तर होगा सन 1946-47 में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर रहा था? पूरे उफान पर था। उस समय क्या कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। हर तरफ हड़तालें हो रही थी, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उसके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी क्या कर दिया? जागरूक कर दिया। और साथ ही उनकी जो शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, उन्होंने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या कर दिया? जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी तब पिता की नाराजगी के बाद भी जो लेखिका है वो पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। यानी इस तरीके से काफी लोग प्रभावित हुए और हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण करती, नारेबाजी करती और क्या करने लगी? हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो लेखिका की भूमिका थी वो कैसी भूमिका थी? बिल्कुल सक्रिय भूमिका थी। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 5 था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए, दिया गया है कि लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक ही क्या था? सीमित था। उन्होंने घर से बाहर जाने की छूट नहीं थी। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी है या बदल गई है? अपने प्रीवियस के आधार पर बताइए। तो देखें, जब हम बात करें लेखिका के समय की, तो उस समय में लेखिका को खेलने और पढ़ने की आज़ादी तो थी,
लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमा तक उससे बाहर उसे पढ़ने या लिखने की छूट नहीं थी। परंतु आज स्थिति क्या हो गई है, बिल्कुल बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर में शिक्षा ग्रहण करने और खेलने के लिए भी जाती है। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज की जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही है। परंतु इसका दूसरा पहलू ये है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग या कुछ क्षेत्र विशेष या कुछ जाति विशेष में जो स्त्री स्वतंत्रता है उसके पक्षधर वो आज भी नहीं है, और आज भी स्त्रियों के लिए कई सारे ऐसे कानून बने हुए हैं उन समाज के अंदर कि जहां पर लड़कियों को आज भी पूर्ण रूप से छूट या स्वतंत्रता नहीं है। आज भी उन्होंने कई सारे मर्यादाओं में रहकर जीवन यापन करना पड़ता है। आगे प्रश्न संख्या 7 देखें। दिया गया है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का जो है वो बहुत ज्यादा महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस के कल्चर से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार बताने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आज मनुष्य के संबंधों का जो क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीमित हो जा रहा है, एक लिमिटेड एरिया में होता जा रहा है। मनुष्य क्या हो रहा है, आत्म केंद्रित यानी स्वयं की उसे पड़ रही है, स्वार्थी हो रहा है ना, उसे दुनिया से कोई लेन देना नहीं है, न उसे रिश्तेदारों से, न ही सगे संबंधियों से, वो स्वयं की बस सोच रहा है। उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में कोई अधिक जानकारी भी नहीं होती है। यही कारण है कि आज के समाज में जो पड़ोस कल्चर है वो लगभग क्या हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है या गायब होता जा रहा है। लोगों के पास समय का क्या होता है, अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे क्या करे, सुख दुख की बातें भी साझा करे। तो आज लोग क्या हो रहे हैं, बिल्कुल आत्म केंद्रित या स्वार्थी हो रहे हैं, अपने से मतलब है, बाकी दुनिया से कोई उन्हें मतलब नहीं है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 8। इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को क्या बनाया है, रोचक बनाया है। तो रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाइए। देखिए, पहला मुहावरा है लू उतारी, फिर है अगला है आग लगाना या आग लगाकर, तीसरा थू थू करके, और चौथा आग बबूला। तो इन मुहावरों पर आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लू उतारी। तो यहाँ पर लू उतारी का मतलब क्या है कि होमवर्क न करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र के क्या करी, लू उतारी, यानी उसे या तो डांटा होगा या पीटा होगा। आग लगाना, आग लगाना का मतलब क्या होता है, वही झगड़ा कराना। तो कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। अगला मुहावरा थू थू करना। थू थू करना का मतलब है किसी की बेइज्जती करना या उसके बारे में अफवाह फैलाना। तुम्हारे इस तरह से जोर जोर चिल्लाने से पड़ोसी क्या करेंगे, थू थू करेंगे या तुम पर हंसेंगे। फिर आग बबूला, मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी क्या हो गए, आग बबूला यानी कि गुस्सा हो गए। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 14 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।